तो दूसरा जो कॉमन साइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आई? सर आप कॉमन साइज सर आप रिपीट कर एग्जांपल दें, दे रहे थे। 2-3 दफा रिमूव हो गए थे मीटिंग से। अच्छा चलें, कॉमन साइज जो है मैं आप किताब खोल लेता हूँ उसमें। ये आप ये देख रहे होंगे, ये कॉमन साइज जो है ये पेज नंबर 120 पर है, ठीक है ना। दिस इज द कॉमन साइज। कॉमन साइज का मैंने आपको एग्जांपल ये मैंने ये कहा था कि कॉमन साइज का मतलब ये होता है कि आप सबको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आइटम्स को, ठीक है। तो इसका लॉजिक ये होती है कि कंपनी का जो है साइज डिफरेंट होता है, कुछ कंपनीज छोटी होती हैं और कुछ कंपनीज बड़ी होती हैं। मैंने कहा था कि भाई एक रिटेल स्टोर है, छोटी सी दुकान भी हो सकती है रिटेल स्टोर, और एक इम्तियाज भी रिटेल स्टोर हो सकता है। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें और आपसे कहा जाए कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो आप उनकी बैलेंस शीट आइटम्स और इनकम स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो वो कंपेयर नहीं कर सकते। एक की अगर सेल्स हो रही होगी 1 मिलियन की, एक की हो रही होगी 100 मिलियन की। एक की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50 लाख की होगी, एक की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी 80 मिलियन की होगी। अब सवाल ये है कि 50 लाख ज़्यादा बेहतर है, 80 मिलियन ज़्यादा बेहतर है, तो यू कैन नॉट कंपेयर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइज करने का तरीका क्या होता है, तमाम जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं उसको एसेट से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी एज परसेंटेज ऑफ एसेट ले लेते हैं, और तमाम इनकम स्टेटमेंट के जो आइटम्स हैं उसको एज परसेंटेज ऑफ सेल्स ले लेते हैं, यानी डिवाइड बाय सेल्स अपॉन 100। तो इससे क्या होता है, बैलेंस शीट में यानी इनकम स्टेटमेंट में कंपैरिजन हो सकती है। तो आपको ये तो नहीं मालूम कि 5 मिलियन ज़्यादा बेहतर है या 50 मिलियन ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि अगर एक की है 80% ऑफ सेल्स है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक की 75% है, तो आपको पता है कि 75% इज बेटर देन 80%। तो इसको हम कहते हैं कॉमन साइज, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट जो पेज है इसमें देखें एग्जाम्पल भी दी हुई है कॉमन साइज की, जिसमें जो है 100% है, दैट मीन सेल्स अपॉन सेल्स 1 यानी 100, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75%, प्रॉफिट इज 10%। तो इस तरह से आप उसको ना सिर्फ ये देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स, बल्कि दूसरा ये कि आप कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरे अपने पीयर के साथ या कंपनी इंडस्ट्री के साथ या पिछले साल के साथ। इसको कहते हैं कॉमन साइज। क्लियर है? सर जैसे छात्र सेक्शन भी मुझे पूछना था कि जैसे हम लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शो कर रहे होते हैं तो इसको वर्टिकल एनालिसिस नहीं कहते हैं कॉमन साइज को, ये उसी की टाइप है। नहीं देखें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है ना वो ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क क्या जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वर्टिकल का मतलब ये होता है कि आप टाइम सीरीज से कंपेयर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक ही टाइम पे कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक ही टाइम पे अपनी कंपनी को किसी बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी इंडस्ट्री एवरेज से कर लेते हैं या कोई और कंपनी से कर लेते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी के इस साल की प्रोग्रेस को पिछले साल की प्रोग्रेस से कंपेयर करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। तो वो कंपैरिजन में जो बेंचमार्क होता है ना वो डिसाइड करता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। कॉमन सर साइज इसकी इज अगर स्टैंडर्डाइजेशन। जी सर ये अगर जो इसकी एक सेम हेलो बोले सर इसकी अगर कॉमन एग्जांपल ले लें, यही हो गई ना कि एक स्टूडेंट है उसके 100 में से मार्क्स आ रहे हैं और एक के 75 में से आ रहे हैं, तो अगर उसका दोनों के हाँ आपने कंपैरिजन करना है तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं कि उसके हाँ ऐसे 75 ही में से जो है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही, बस ठीक है, बस ये क्लियर हो बिल्कुल गया। ऐसे ही, ठीक है ना। सर ये जो 2016 की दो लिखे हुए हैं, यानी कि अगली फिगर्स जो हैं वो राउंड ऑफ ली हुई हैं। 2016 का या परसेंटेज फॉर्म में लिखी हुई है ना। जी जी सर, पहले कॉलम में 100 है, दूसरे में भी 100 है, फिर नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75.5 से 76, हाँ तो तो यानी 5 के कि आगे राउंड जो है ऑफ वो राउंड कर दिया ना डेसिमल। राउंड ऑफ किया हाँ हुआ है। राउंड। ठीक है। और सर कंपैरिजन जो है वो सेम ईयर में ही करेंगे जो ऐड ऑन करना है। देखिए ये तो आपने कॉमन साइज बना लिया, अब आप इसको कंपेयर अगर जी हॉरिजॉन्टली करेंगे तो क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इंडस्ट्री का 75% है और आपका है 76%, तो दैट मीन्स कि जी आप इतना अच्छा नहीं है आपका, तो दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टली यू आर नॉट गुड। लेकिन अगर आप वर्टिकली करेंगे दैट मीन्स कि आपका पहले 74 था, 75 था, अब 76 हो गया, तो आप पिछले साल से भी अच्छे नहीं है। तो वर्टिकली आप इस तरह कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सही, थैंक यू सर। ठीक। सर कॉमन साइज में और कॉमन साइज एनालिसिस और परसेंटेज चेंज एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? परसेंटेज कि चेंज दो मीन्स के पिछले साल और इस साल की चेंज क्या हुई,
यानी कि P1 माइनस P0 अपॉन P0। तो पिछले साल Okay, अगर कोई sir. वैल्यू थी आज और उसका आज का जो डिफरेंस है वो चेंज हो गया डिवाइड बाय ओरिजिनल, जिसको ग्रोथ कहते Okay, हैं। thank you. ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, इससे रिलेटेड और कोई सवाल? सर नहीं, ये सर। कॉमन साइज स्टेटमेंट में ये जो नीचे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, ये फिक्स पैरामीटर्स हैं या इसमें चेंजिंग आ सकती है कंपैरिजन करते वक्त? मसलन कौन से पैरामीटर्स? सर ये जैसे नेट सेल्स लिखा हुआ है और इसके सामने 2016 सेम ईयर्स की कंपैरिजन है, फिर इसके नीचे जितने भी हैं जैसे भाई ये कॉस्ट तो ऑफ आपके गुड्स सोल्ड। भाई ये तो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स है ना। तो ये आइटम कोई भी आइटम हो कॉमन साइज का मतलब क्या होगा, जो भी आइटम हो उसको डिवाइड बाय सेल्स कर देना है। तो ये तो आपके आइटम्स है ना, ये तो फिक्स ये भी कंपनी टू ऐसे कंपनी वेरी करेंगे ना सर? मसलन कैसे वेरी करेंगे? किसी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगी, किसी में होगी, ये कह रहे हैं आप? जी सर। हाँ, अगर ऐसा है कोई ऐसी कंपनी जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही नहीं हो तो वो नहीं होगी, लेकिन ये कि प्रोसीजर सेम होगा। कॉमन साइज मतलब का मतलब ये स्टैंडर्डाइज करना है ना। सर ये कैसे पॉसिबल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना हो? मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, वैसे तो पॉसिबल नहीं है अनलेस के कोई आई डोंट नो। कॉस्ट ऑफ सर गुड्स ये हर एक में होती है। हाँ, सर कंपलसरी नहीं है तो। सर इस एग्जांपल में तो सेम कंपनी की ईयर्स की कंपैरिजन है ना? नहीं, इनमें दोनों इंडस्ट्री से भी कंपेयर किया हुआ है। अच्छा, अदर इंडस्ट्री से, ठीक है सर। और कोई सवाल इससे रिलेटेड? सर जी सर, ये जो आपने परसेंटेज चेंज एनालिसिस का फॉर्मूला बताया था अभी P1 माइनस P2, क्या वो रिपीट कर सकते हैं आप? P1 माइनस P0 अपॉन P0। तो मैं आपको ओके, ऑलराइट। ठीक है ना, ओरिजिनल न्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल। तो ये परसेंटेज चेंज के कॉमन सा फॉर्मूला है। ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि आपकी अगर हम ये देखते हैं कि कितना बढ़ी है चीज़, तो हम ये क्या करते हैं, जो जितनी बढ़ी है उसको डिवाइड करते हैं ओरिजिनल से। अगर हम वो डिवाइड कर देंगे न्यू से तो क्या होगा, वो ये होगा कि चेंज एज परसेंटेज ऑफ न्यू। ठीक है ना, जबकि चेंज एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल जो है वो ग्रोथ कहलाती है। ठीक है ना, तो अगर ग्रोथ रेट निकालना है तो इस तरह निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी क्लियर है या नहीं है? सर ये सर बात हैं? सर बात समझ आ रही है। ये एक दफा और गो थ्रू करके ना, फिर कोई और कंफ्यूजन हुई तो आपसे दोबारा पूछ लेंगे। अभी चलें, समझ अभी तो तक आ क्लियर रहा है ना? है। चलें, तो जी अभी कॉमन साइज हो गया। सर, क्लियर है क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट। चलें ड्यू पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसकी स्लाइड खोल लेता हूँ ड्यू पॉइंट की ना। अच्छा, ये आपने देखें ड्यू पॉइंट सिस्टम जो है इन्होंने ये शेयर किया हुआ है। ड्यू पॉइंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्यू पॉइंट इज बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। ये जो ROE है ये एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी का रेशो है। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है नेट इनकम अपॉन इक्विटी। ठीक है, तो नेट इनकम अपॉन इक्विटी को कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, सवाल ये होता है इसके अंदर कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये किस वजह से आप, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी किस वजह से जनरेट हुई है। एक्चुअली मकसद ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो मैंने बताया ना, इट्स अ ब्लैक बॉक्स। प्रॉफिटेबिलिटी जो जनरेट होती है वो बहुत सी वजहों से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक वजह ये हो सकती है कि आपने ज़्यादा इफिशिएंटली बिजनेस परफॉर्म किया है, आपने नए एसेट्स हैं, आपका टर्नओवर बेहतर है, इन्वेंट्री टर्नओवर अच्छा है, आपका फिक्स एसेट टर्नओवर अच्छा है, जिसकी वजह से आपने कम कॉस्ट से आपने ज़्यादा बेनिफिट रेस किया है, तो आपने परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर की है। तो इसको कहते हैं इफिशिएंटली आपने काम किया। एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है कि आप काम तो वैसे ही कर रहे हैं लेकिन आपने कोई इनोवेशन की है, कोई नई प्रोडक्ट डिज़ाइन की है और वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में हिट हो गई है, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस बढ़ गई हैं
और मार्जिन आपके बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आपने प्रॉफिट, तो वो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है। एक तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने डेट ली हुई है। डेट ली हुई है मतलब ये कि मैंने आपको बताया ना, डेट जो है वो लीवरेज कहलाता है, यानी कि वो फोर्स मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि जो भी आप प्रॉफिट करते हैं वो उसको मल्टीप्लाई कर देता है। ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में भी। तो अगर आपने डेट ली हुई होती है तो क्या होता है कि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 5% है तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और -5 वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रिटर्न बढ़ना या कम होने की वजह अमाउंट ऑफ डेट भी हो सकती है। एक ये भी हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस ना आपने इनोवेशन की है, ना आपने जो है कोई एफिशिएंसी यूज़ की है, ना आपने कोई डेट ली है, यू सडनली बिकेम लकी। आप जो है वो सर्जिकल मास्क बना रहे थे, एकदम से कोविड आ गया और आपके मास्क बिकने शुरू हो गए, यही प्रॉफिटेबिलिटी। तो कहने का मकसद ये है कि ROE जो है वो कोई इटसेल्फ कोई चीज़ शो नहीं करता, सिर्फ ये शो करता है कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम उसकी रीज़न के अंदर जाएँ कि क्या वजह है कि बिजनेस अच्छा या बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो वो शो होना ज़रा मुश्किल होता है ROE, खाली ROE को देखने में। तो ड्यू पॉइंट इक्वेशन जो है वो ये होती है कि ROE को जो है ना मैंने उसको डिवाइड कर देती है 3 हिस्सों में। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि ROE जो है दैट इज, यहाँ नीचे देखें नेट इनकम अपॉन इक्विटी है, तो हम ये भी कह सकते हैं नेट इनकम अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स अपॉन इक्विटी। तो सेल्स कट जाएगा, नेट इनकम अपॉन इक्विटी हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं ROE को। फिर हम ये भी कह सकते हैं नेट इनकम अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स अपॉन एसेट मल्टीप्लाई बाय एसेट अपॉन इक्विटी, ये भी कह सकते हैं। सेल्स आपस में कट जाएगा, एसेट कट जाएगा, तो नेट इनकम अपॉन इक्विटी बन जाएगा। सो बेसिकली अगर इफ यू डीक्लासिफाई दिस, इसको अनबंडल करें और इसको एक्सपेंड करें तो ये इक्वेशन बन जाती है ROE की, नेट इनकम अपॉन सेल्स अपॉन एसेट और एसेट अपॉन इक्विटी। अब सवाल ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट इनकम अपॉन सेल्स क्या रिप्रेजेंट करता है जी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये प्रॉफिट मार्जिन बता रहा है, ठीक है ना, PM प्रॉफिट मार्जिन पढ़ा होगा। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बताएगा। तो ये प्रॉफिट मार्जिन ये बताता है कि आपने मार्जिन कितना है, यानी कि आपने हाँ, तो ये प्रॉफिट मार्जिन बता रहा है, यानी कि आपने आपकी प्रोडक्टिविटी जो है या आप कितना बेहतर जो है परफॉर्म कर रहे हैं, सही है। सेल्स अपॉन एसेट क्या बता रहा है जी? एसेट टर्नओवर बताएगा, टर्नओवर, तो वो एफिशिएंसी बता रहा है, Total ये सही है, ये बता रहा है कि आप कितने एफिशिएंटली अपना एसेट को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो मैंने बताया ना कि एक तरीका तो प्रॉफिट का होता है कि आप ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज करके बना सकते हैं, एक होता है कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं किसी वजह से, आपने नई इनोवेशन की है या यू गॉट लकी, ये भी हो सकता है। अच्छा, टोटल एसेट अपॉन इक्विटी क्या है, ये एक्चुअली इसको उल्टा कर देंगे, इक्विटी अपॉन एसेट को क्या कहेंगे, डेट रेशो कहते हैं ना, तो ये सर इक्विटी रेशो कह लें उसको। तो ये इक्विटी मल्टीप्लायर है, यानी कि दैट मींस कि ये वो डेट यूज ऑफ डेट शो कर रहा है। अगर एसेट इक्विटी कम है और एसेट ज्यादा है तो दैट मींस कि आपने पार्शियली डेट से फाइनेंस किया हुआ है ना, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दैट मींस के आप जो है अगर इन तीन चीज़ों को डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो आपको ये मालूम हो सकता है कि ROE ज़्यादा या कम आने की वजह क्या है। क्या ये जो है इफिशिएंटली आप प्रोड्यूस करें इसकी वजह से, या प्रोडक्टिव ज़्यादा होगा, या आपने लीवरेज लिया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल सर? जी? सर ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो उसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल कह सकते हैं, एक ही बात है या दो अलग अलग बातें? रिटर्न ऑन ROI जो है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ROA भी बन सकता है और ROE भी बन सकता है। सही। तो ये एक इन्वेस्टमेंट जो है एक सब्जेक्टिव टर्म है कि आप किसकी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो A बन जाएगा, यानी एसेट, और अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट बाय शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो E बन जाएगा, सही है ना? सही, यानी कि सर जो तीनों फैक्टर्स हैं वो उसके लिहाज से सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो ये हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं ROE की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सही है ना? क्लियर? ठीक है सर। इसके बॉटम लाइन क्या है, रिटर्न जो है इक्विटी की रिटर्न होती है ना, तो तीन फैक्टर्स पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? जी सर। सर ये रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है वो एक कंपनी की जो है वो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में हमें प्रिडिक्शन जो है जो हमने प्रोजेक्टेड किया हुआ होता है उसके बारे में बता दिए जाने कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। आप कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना, ये मतलब ये अब शो कर रहा है कि आपका रिजल्ट क्या आया है, कि आपने परफॉर्मेंस कैसी शो की है, ये परफॉर्मेंस है ना।
लेकिन ये रिटर्न ऑन इक्विटी ये नहीं बता रहा कि वो किस वजह से परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हुई है बुरी हुई है, सही है। तो इस वजह से जो है वो कि वजह क्या है, वो वजह के लिए जो है ना फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर, ठीक है। ओके। सर लास्ट वाला फाइनेंसेस से लिंक्ड है मेरे ख्याल से, क्योंकि टोटल एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर होगा ये, शेयर होल्डर इक्विटी। लास्ट वाला जो है जी एसेट सर, अपॉन ये जो इक्विटी, हाँ जी जी तो ये क्या शो कर रहा है? एसेट ये अपॉन इक्विटी, फाइनेंसेस। हाँ फाइनेंसिंग जी शो जी कर रहा है ना कि जितनी कम जी इक्विटी जी होगी उतना ही ये वैल्यू ज्यादा होगी, और जाहिर बात है उतना ही डेट ज्यादा होगी, जितनी डेट ज्यादा होगी उतना ही मल्टीप्लायर का इफेक्ट होगा। जी 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 आरओआई बढ़ जाएगा। सही है, सही सही है। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देख लें कि कंपनी है उसकी 13% ROE है, ठीक है ना। अब 13% वो प्रॉफिट बना रही है, परफॉर्मेंस है उसकी। तो अब सवाल ये है कि वो उसका सोर्स क्या है? तो मार्जिन इज 3.6%। अच्छा, फिर यानी कि आपका जो बेसिक प्रॉफिट है वो 3.6% है, जो आपके बिजनेस की वजह से आया, यानी कि आपने सेल्स और कॉस्ट के अंदर जो फर्क है वो 3.6% है। उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर दिया टर्नओवर से, दैट मीन्स कि आपने जो है 2 टाइम्स, आपके एसेट्स हैं तो आपने 2 टाइम्स एफिशिएंटली परफॉर्म किया है। तो 3.6 इंटू 2 कितना हो गया? 6 पॉइंट समथिंग परसेंट ना, 6% आपका हो गया। और आपने 1.8 टाइम्स जो इक्विटी से मल्टीप्लायर किया, दैट मीन्स कि आपने थोड़ा सा डेट भी लिया हुआ था। तो अगर इक्विटी नहीं होती, 100% इक्विटी होती, अगर डेट नहीं होती तो आपकी ROE आती 6%, पॉजिटिव थी। और वही 6% जो है मल्टीप्लाई हो गया 13% हो गई, तकरीबन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, बिकॉज आपने डेट ली थी। इसी तरह से आप ये देखें 2002 में, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव था तो वही मल्टीप्लाई हो गया टर्नओवर में, और इक्विटी 5.8 थी, तो जो ओरिजिनल लॉस था 2.7% वो बन गया 32.5। तो इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर और लीवरेज है जो कि प्रॉफिट भी ज़्यादा करेगा, लॉस भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। इसमें कोई सर प्रॉब्लम? ये हम जो डू पॉइंट एनालिसिस जो करते हैं, ये कंपनी इटसेल्फ अपनी परफॉर्मेंस को देखने के लिए करती है या जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं वो करते हैं देखने के लिए? ये दोनों कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है। कंपनी इसलिए कर सकती है कि ये पता करे कि भाई जो है हम लोग जो है जो अगर प्रॉफिट बना रहे हैं तो वो किस वजह से बना रहे हैं। इन्वेस्टर्स जो है इसलिए कर सकते हैं कि देखें कि इसकी ये प्रॉफिट जो बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, इसकी रिस्कीनेस क्या है। मतलब ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। जी सर। सर कंपनी तो कर ही रही होती है ना, कंपनी तो कोई कर ही भी रही होती है। प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बन ही रहा होता है। बिल्कुल। चलें, और एनीथिंग एल्स? नहीं सर, ठीक है। चलें, नेक्स्ट है तो ये ड्यू पॉइंट भी हो गया। अच्छा, तो रोमेसा का पार्ट हो गया। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड। अरसलान ने है, बाकी मैं 1 बाय 1 फिर आई विल बी आस्किंग, ठीक है। तो सर जी, मिनी केस 2 से पूछना है। जो भी है आपको पूछना है प्लीज रेज योर हैंड, 1 हो या 2 हो, या चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मिनी केस 1, मिनी केस 2, कोई भी स्लाइड का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप हाथ खड़ा कर लें प्लीज। फहीम से स्टार्ट करते हैं। फहीम आरिफ जी, बताइए। जी फहीम। फहीम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आपका माइक में कोई मसला है तो आप चैट भी कर सकते हैं। तो यू कैन चैट टू एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ जी फहीम ज्वाइन बताइए। माइक नहीं किया हुआ होगा सर इन्होंने। ज्वाइन माइक पे क्लिक कर दें तो आपकी वॉइस आने शुरू हो जाएगी। जी फहीम। आवाज आ रही है? आ रही है जी, बस। जी, तो मेरा क्वेश्चन ये था, इट्स रेफर टू द स्लाइड्स ऑफ चैप्टर 1 और टू बी स्पेसिफिक स्लाइड 14 कि उसके अंदर एक एग्जांपल की बात हुई है हाँ। जो कि प्राइस मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंपैरिजन के साथ आई ट्राई टू फिगर आउट बेसिकली अगर मेरी अजम्पशन या जो मेरे माइंड के अंदर चीज है वो अगर वो कहीं पे आवाज़ आपकी करेक्ट बहुत हल्की हो गई है, प्लीज मैं समझ नहीं पा रहा, जरा जोर से बोलें प्लीज।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्राइस मैक्सिमाइजेशन की स्लाइड पे मेरा क्वेश्चन था, जो लास्ट एक बुलेट दी हुई है, विच इज सम एक्शंस मे कॉज एन इंक्रीज इन अर्निंग्स येट कॉज द स्टॉक प्राइस टू डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। बेसिकली इससे जो व्हाट आई फिगर आउट कि अगर हम बेसिकली अपना प्रॉफिट जो है वो कम कर देते हैं लेकिन क्वालिटी इंक्रीज कर देते हैं, दैट्स हाउ ये वाला पॉइंट वैलिड होता है। और इसी का वाइस वर्सा कि अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं और क्वालिटी की जो भी उसके क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं उनको कम कर दें, तो ये बेसिकली बुलेट जो है उस पॉइंट के ऊपर ही सिर्फ वैलिडेट होती है। दैट्स द करेक्ट अजम्पशन आउट ऑफ दिस। चले मैं इसमें खोल लेता हूँ। अच्छा, सवाल ये है कि इस प्रॉफिट प्राइस मैक्सिमाइजेशन इज सेम एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपने कहा कि अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज हो सकता है लेकिन प्राइस मैक्सिमाइज नहीं होगी, और अगर आप क्वालिटी अच्छी बनाते हैं तो क्या होगा कि प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट टर्म में जो है कम हो जाए लेकिन प्राइस बढ़ जाए। ये आपका बेसिकली ऑब्जर्वेशन थी। बेसिकली मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टॉक प्राइस जो है बेसिकली स्टॉक प्राइस किस तरीके से वेरिएट हो रही है बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन अर्निंग। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज और क्वालिटी डिक्रीज कर देता हूँ तो उस पॉइंट से हाँ मैं स्टॉक अगर गुड्स की बात कर रहा हूँ दैट कैन बी, और अगर शेयर मार्केट की बात करता हूँ तो शेयर मार्केट की भी स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर फर्क आ सकता है। सो इज दैट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो मैं बेसिकली इस पॉइंट से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो एक्चुअली प्राइस की इक्वेशन क्या है ये जरा डिस्कस कर लेते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें वैल्यूएशन मॉडल, देखिए स्लाइड नंबर जो है ये 20 है। देखिए प्राइस या वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो 1 से लेके कैश फ्लो n तक जितने भी कैश फ्लोज हैं उसको अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी इसको डिस्काउंट कर दें टाइम 0 पे और उसको ऐड कर देंगे, सबमिशन ले लेंगे तो उसको प्राइस कहा जाएगा। तो कैश फ्लोज इज प्रॉफिट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो कि आप मिल सकता है। तो अगर आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे तो वो दो तरीके से हो सकती है कि एक तो आप जो है करंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दें, या ये कि आप अपनी सस्टेनेबली प्रॉफिट को सस्टेनेबली मैक्सिमाइज करें। करंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं, आप एसेट बेच के प्रॉफिट बना सकते हैं। आप एसेट को सेल करें, सेल गेन इन सेल रिकॉर्ड करें, वो प्रॉफिट में शामिल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि वो अगर आज का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया तो कल के एसेट जो है कल के प्रॉफिट मिनिमाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अगर जो है कॉन्स्टेंटली यानी सस्टेनेबल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा कि जब आप एफिशिएंटली परफॉर्म करें, नई टेक्नोलॉजी लाएं, उससे होगा। तो कहने का मकसद ये है कि प्राइस जो है इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द प्रॉफिट। तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो प्राइस भी मैक्सिमाइज हो, अनलेस के आपकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है वो सस्टेनेबल ग्राउंड पर हो और उसके पीछे जो है या तो प्रोडक्टिविटी हो या एफिशिएंसी हो। क्लियर है? ये लॉजिक समझ में आई? प्रॉफिट और प्राइस में क्या फर्क है? जी फहीम, आपको समझ में आया? अब यहाँ पे लिखा है ना, जनरली हाई कोरिलेशन अमंग स्टॉक प्राइस, ईपीएस एंड कैश फ्लोज, करंट अर्निंग वेल सम एक्शंस में इंक्रीज अर्निंग येट कॉज द प्राइस टू डिक्रीज। जैसे मैंने जो एक्शंस की बात की वो मैंने आपको बताई कि कुछ एक्शन ऐसे हो सकते जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी हल्की आ रही है, बोले। जी, तो बेसिकली जो आप अभी अपने वैल्यू का जो मुझे इक्वेशन बताई थी, तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि अगर मैं बात कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के कैश फ्लोज की, द समीशन अमाउंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो जो वैल्यू है वो प्रेजेंट की तो नहीं हो सकती, दैट्स अ प्रोजेक्टेड वैल्यू व्हिच मे वेरी। ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। क्लियर? क्योंकि प्रेजेंट देखें, प्रेजेंट इज डेड, प्रेजेंट इज सunk कॉस्ट।
प्रेजेंट कैश फ्लो से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि प्राइस जो है वो जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से आएगी, क्योंकि आज आपने जो आज आपकी जो प्राइस है वो कल की प्रेजेंट कैश फ्लोज की बेस पे थी, और कल की प्राइस जो होगी वो अगले फ्यूचर की प्रेजेंट कैश फ्लो की बेस पे होगी। तो एस्टिमेशन करने के बाद आप ये निकालते हैं कि अब फॉर्टफुल फ्यूचर में कैश फ्लोज क्या होंगी, वो आज की प्राइस बनेगी। ठीक है, Noted. चलें। तो फहीम, आपका और कोई सवाल है फहीम? Not for now, Sir? लेकिन अगर during the conversation तो में you वो can चीज raise your आती है hand तो I'll again. ask. Sure. चलें, अहमद Thank अली you. साहब। वालेकुम सलाम। सर ये रेशियो में मार्केट और बुक का जो रेशियो था कौन मेरे सा? पास यहाँ पे सर आवाज हल्की हल्की आ रही है, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर हमने जो रेशियो निकाले थे 2016 के 2015, 16 और 17 के जो हमने 16 का रेशियो हमारा निकला और 17 का निकालना था, इसमें सर मार्केट और बुक वैल्यू के जो रेशियो है सर वो नहीं समझ में आ रहा वो कैसे निकलेगा। किस पेज पर है? क्योंकि यहाँ पे तो पेज कौन सा है? सर ये है केस स्टडी 3 है सर। केस स्टडी 3 पेज बता दें जरा। जी 172 सर मेरे पास जो बुक है। सर ये चैप्टर 4 पे जी ये है केस स्टडी 3, ठीक है, 135 पर है, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं आप? इसमें सर ये है कि ऊपर रेशियो है मार्केट का और बुक वैल्यू का, नीचे एक रेशियो का वो दिया हुआ है चार्ट। बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है, कहाँ डेटा तो ये दिया हुआ है, रेशियो एनालिसिस में मार्केट टू बुक रेशियो दिया हुआ है, सही है, 2.9 दिया हुआ है ना। हाँ जी 2.9। तो सर ये हमें 17 का कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास तो फिगर के हिसाब से वैल्यू नहीं निकल रही सर मेरे पास। आप कह रहे हैं कि ये कैसे निकला है? हाँ देखें, ये एस्टिमेट किया है तो उन्होंने जो मार्केट वैल्यू एस्टिमेट की थी, ठीक है ना, यानी कि ये सही नहीं हो सकता। मार्केट टू बुक वैल्यू तो जरिए 2015-16 का हो जाएगा, ये 17 एस्टिमेटेड है, तो उन्होंने एस्टिमेट किया होगा मार्केट वैल्यू और एस्टिमेट किया होगा बुक वैल्यू, दोनों एस्टिमेटेड फिगर। जी जी ये एक्चुअली सही नहीं है, हो सकता है सही ना हो, समटाइम्स ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने देखे ना, फॉर एग्जांपल इन्होंने 2017 में जो एस्टिमेट किया स्टॉक प्राइस वो 12 रुपए यानी 12.17 किया है, 2016 में $6 था, तो 6 से $12 कैसे हो जाएगा, ये मुझे भी समझ में नहीं है। यानी क्या प्राइस डबल हो जाएगी इसके बावजूद कि आप कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो उस एस्टिमेशन के हिसाब से इन्होंने मार्केट टू बुक वैल्यू निकाला है, तो वो जो ज़्यादा आ रहा है, सही है ना। लेकिन ये एस्टिमेशन मुझे तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक लग रही है, और ये एस्टिमेशन है इस वजह से ये इशू भी अनरिलायबल है, सही है। जी सर ठीक है, थैंक यू। मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था सर ये कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। चलें, और कोई सवाल है अहमद अली? नहीं सर थैंक यू। चलें, हम्माद खालिद जी। जी हम्माद खालिद, आपका क्या सवाल है? जी सर, मैं हम्माद बात कर रहा हूँ जी सर। कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस चैप्टर नंबर 2 से मेरा सवाल था कि कॉर्पोरेट और पर्सनल पे टैक्सेस किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, क्योंकि 35% हो रहा है, कहीं 15%, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, वो थोड़ा अगर आप बता दें। ये वो अब मैंने छोड़ दिया था, वो मैं आपको असल में ये टैक्स लॉ के हिसाब से होता है, ठीक है, तो क्योंकि हमने यूएस की टैक्स लॉ है उसके हिसाब से इन्होंने बताया, तो मैंने छोड़ दिया था, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है, तो इसलिए मैंने एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है ना सर? नहीं, एग्जाम में नहीं। मैंने आपको ठीक है, वो ठीक है केस सर, में भी वो दोनों सवाल नहीं करवाया था आपने टैक्स पर, ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और कोई सवाल है हमारा? नहीं सर, रिगार्डिंग मेरा ये पर्सनल टैक्सेस के जी हिनामती। सर ये चैप्टर 2 है, उसकी स्लाइड नंबर 16 और 17 थोड़ी सी गो थ्रू करके समझा दें,
नोपैड और NOWC FCF, ये थोड़ा सा आप समझा दें, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें सर। अच्छा, चैप्टर 2। 16 and 17 साइड। अच्छा, ये 16 स्लाइड है चैप्टर नंबर 2 की। इसमें जो है इन्होंने जो है वो कुछ फॉर्मूले गिवन है, जिसमें नेट कैश फ्लो है, नोपैड है। बेसिकली ये जो शो कर रहा है जी, नोपैड का ही समझा दें सर। नोपैड इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नोपैड इक्वल्स टू EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अरे इसमें जो वैल्यूज जो हैं इनकम स्टेटमेंट वगैरह की और बैलेंस शीट वगैरह की अजम्पशन है, जो अजम्पशन ली हुई है आपने, अजम्पशन को जो है आपने सॉल्व किया हुआ आगे फॉर्मूले से। जो आगे वैल्यूज हैं ये वाली जी नहीं सर, जो आपने बैलेंस शीट वगैरह की और इनकम स्टेटमेंट की जो वैल्यूज ली है अप्रूवल्स वगैरह की, तो वो आपने 2001 2002 के वो आगे फॉर्मूलाज लगा के सॉल्व किए हैं। हाँ, सॉल्व किए हैं, बिल्कुल सॉल्व किए हैं उसी में से। अच्छा ठीक है। जी अच्छा, ये समझ में आया सर? आप समझाएं, वो इन्होंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। अच्छा, तो ये दोबारा मैं खोल लेता हूँ, आप इसको देख लेना। ये वाला जो फिगर 2, ये जो बेसिकली ये जो नेक्स्ट जो टेबल है ना, ये 16 और 17, ठीक है ना। ये 16 और 17 बेसिकली वो तमाम जितने भी फॉर्मूले जो यूज हुए हैं उनको बेसिकली एक जगह कर दिया है। इसको आपको सर इसमें नोपैड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सिर्फ नोपैड समझना है आपको जी, और NOWC नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। यस 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 सर। अच्छा, देखें नोपैड क्या होता है। देखें EBIT जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसके नीचे जो है वो 2 एक्सपेंसेस होंगे, जो एक टैक्स का होगा और एक इंटरेस्ट का होगा, एक टैक्स का होगा, ठीक है। तो अगर आप EBIT में से टैक्स का एक्सपेंस उसमें डाल दें, सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करने, तो वो बन जाता है नोपैड। ओके, ठीक है। तो नोपैड और EBIT में जो फर्क ये है कि EBIT के अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है और टैक्सेस भी नहीं है, और नोपैड के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स मौजूद है। इसका लॉजिक ये है कि नोपैड इज बेसिकली क्योंकि जो आपका बेसिकली तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए जो है, चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी होल्डर हो, इन दोनों के लिए जो है ये प्रॉफिट बन रहा है। अगर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो वो प्रॉफिट सिर्फ इक्विटी होल्डर का बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई नोपैड? यस सर, सर अंडरस्टूड, थैंक यू सर। एग्जांपल सर कर दें क्या चीज? किसी की सर एक एग्जांपल देकर समझा दीजिए थोड़ा सा। साइड के अंदर हम टैक्स रेट माइनस करते हैं। हाँ, थर्ड में मैं टैक्स रेट माइनस करते हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स रेट कैसे निकलेगा, जैसे अगर टैक्स 30% है तो 1 माइनस 0.3 हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि ये बन जाएगा 0.7, तो EBIT मल्टीप्लाई बाय 0.7 बन जाएगा। सही है? डन है सर, डन है। टैक्स रेट जो है ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर गिवन होगा टैक्स रेट जो है 0.4, जो इस तरीके का जो है। बिल्कुल गिवन होगा, ठीक है। और दूसरा जो है नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल क्या है? ये नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल जो है ये करंट ऑपरेटिंग करंट एसेट्स माइनस करंट, ये एक्चुअली वर्किंग कैपिटल ही कहलाता है। इसको नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल कह लें या खाली वर्किंग कैपिटल कह लें, करंट एसेट माइनस करंट एसेट, ठीक है। ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। गुड जी। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? जी, FCF को भी एक्सप्लेन किसको? FCF को एक्सप्लेन क्या करूं? उसको पूरा एक्सप्लेन करूं FCF? सर बस एक ओवरव्यू दे दें।
भैया देखें, मैं अब ये कह रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग सुने, रिकॉर्डिंग में कुछ समझ में नहीं आया स्पेसिफिकली तो वो प्लीज पूछ लें। ओवरव्यू का मतलब जो है तकरीबन FCF तो इतना बड़ा है कि वो 15-20 मिनट निकल जाएंगे। तो इफ़ यू हैव स्पेसिफिकली उस रिकॉर्डिंग को सुने और उसमें समझ में नहीं आए तो पूछ लें। जी अंबर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ना EBIT DA में ना ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग समझाया था सर, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, वो आप एक बार रिपीट कर देंगे, थोड़ा समझा देंगे। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, अच्छा ठीक है, हाँ गुड, अच्छा ये सवाल है, मैं वो खोल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा देखें, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या होती है, सवाल ये है, ठीक है ना। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग जो है वो कहलाती है कि जब आप जो है बैलेंस आपने जो है एक तरह से फाइनेंसिंग की हुई है कोई किसी चीज़ की और वो चीज़ बैलेंस शीट, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक अच्छा ये एक्सेल आपको शो हो रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो स्टार्ट होती है कंपनी, जो कार रेंटल कंपनी है, ठीक है ना, कार रेंटल कंपनी है वो स्टार्ट होती है, उसका स्टार्ट में जो है ना कैश है 100 और वो कैश ओनर्स ने दिया, इक्विटी, ओनर इक्विटी, है ना। ये आपका बैलेंस शीट है, ठीक है ना, ये नजर आ रही है आपको। अब मुझे बताएं कि वो ये नजर आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अब ये कंपनी जो है इसने जो है स्टार्ट किया और गाड़ियाँ खरीदी, सपोज 10 गाड़ियाँ खरीदी जो 100 रुपीज़ की आती हैं या 100 यूनिट्स की आ रही हैं, तो मुझे बताएंगे क्या एंट्री होगी। दोबारा से क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अब जो है ना 10 गाड़ियाँ उस कंपनी ने खरीदी, कार रेंटल कंपनी थी वो, अभी बनी है। अब जाहिर बात है उसका काम क्या है कि गाड़ियाँ खरीद के उसको रेंट पे देना, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि अब 10 गाड़ियाँ जो है वो 100 रुपए की आती हैं लेट्स सपोज, तो वो जो 10 गाड़ियाँ होंगी वो अगर खरीद लें 100 रुपए की, तो उसके बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा? सर कार कैपिटल हो जाएगा, सर कैपिटल 100, कार एसेट बढ़ जाएगा सर, एसेट बढ़ जाएगा सर कार एसेट्स में आएगा, कैश जाएगा, क्या जाएगा सर? कोई फर्क नहीं है, कार डेबिट कैश क्रेडिट, कार डेबिट कैश क्रेडिट सर, ये हो जाएगा ना। जी सर, कार डेबिट कैश क्रेडिट, यस सर, दूसरी एंट्री भी बनेगी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि उसने जो है फॉर एग्जांपल मजीद जो है ना उसके पास 10 गाड़ियां आ गई, ठीक है ना, अब मजीद उसको 10 गाड़ियां चाहिए, तो अब ओनर अब वो कैसे मजीद 10 गाड़ियां खरीद सकता है? कैश तो उसके पास नहीं है, के पास ऑप्शन होंगे, अगर वो लायबिलिटी लेगा, लायबिलिटी अगर उसके पास फ्री कैश फ्लो होगा सर, अगर उसके पास फ्री कैश फ्लो होगा उसके जरिए ले सकता है, या कि कहीं से वो लोन लोन अवेल करेगा उस गाड़ी को लेने के लिए। ठीक है, या तो वो फ्री कैश फ्लो, अगर देखें अब सवाल ये है कि इसके पास फ्री कैश फ्लो होता तो कैश भी पड़ा होता ना, सिंपल सी बात है, तो यानी इसके पास कैश तो मौजूद नहीं है, तो वो कैसे गाड़ी खरीदेगा? लोन के जरिए, सर लोन लेगा सर, अकाउंट लेगा लोन। अच्छा लोन लिया, फॉर एग्जांपल लोन लिया तो उसकी एंट्री क्या होगी? लोन डेबिट 100 और कैश 100, लोन डेबिट अकाउंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट सर, लोन डेबिट
और लोन कर दिया ना, पेबल अकाउंट पेबल क्रेडिट। कहते हैं, लोन कहते हैं, बात एक ही है ना। हाँ, जी लोन सर, जी सर। डेबिट, और जिसके अगेंस्ट कुछ भी ले रहे, कार्ड लोन है, कुछ भी है, लोन अब वो डेबिट, 100 रुपीज और आ जो गए, ठीक है ना। उसकी तो आपने बस एक्सपेंस लोन जो ले लिया तो कैश आ गया 100 रुपीज। अब उसके बाद क्या किया आपने, जो है ना उस कैश से गाड़ी खरीद ली, तो आपके पास 200 की गाड़ियां हो गई, कैश आपका 0 हो गया। यही होगा? यस सर। यस जी सर। सर। ठीक है, ये हो, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर इन्होंने, अब मैं सिर्फ एक 100 रुपीज की गाड़ी की बात करता हूँ, ठीक है ना, मैं पूरे 200 गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 100 वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। 100 गाड़ियों के लिए उसने क्या किया था, लोन लिया था 100 रुपीज का, और तो दैट मीन जो बैलेंस शीट आइटम जो होगा ना, वो जो 100 जो नेक्स्ट टाइम जो उसने गाड़ियां खरीदी हैं 100 रुपीज की गाड़ियां, उसकी जो बैलेंस शीट ये बन रही होगी, ठीक है ना। तो यू हैव 100 का लोन है और 10 गाड़ियां हैं विच इज इक्वल टू 100, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आएगा इन 100 गाड़ियों का, इन 100 की गाड़ियों का? सर जीरो सर जीरो। इसमें जो भी कोई इसका इफेक्ट जो नहीं आएगा। कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कौन कह रहा है? लोन पे इंटरेस्ट लगेगा मैंने ना। बोला है। आत्मा आप कह रही हैं कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हैं? सर मैं क्या, हमजा खान आप कह रहे हैं? जी सर सर। इनकम स्टेटमेंट पे नहीं आएगा, बैलेंस शीट के ऊपर आएगा। इनकम स्टेटमेंट पे नहीं आएगा, बैलेंस पे आएगा। बैलेंस सर शीट इसमें पे तो इनकम स्टेटमेंट की चीज चलें, मौजूद नहीं है। अच्छा कार जो एसेट जो है लोग, और अकाउंट अच्छा पेबल। प्लीज रेज योर हैंड जो इस पे बताना चाहते हैं आएगा नहीं आएगा, और देन आई विल बी आस्किंग वन बाय वन। जी अखरा आप क्या कह रही हैं? दोबारा पूछिएगा सवाल प्लीज। सवाल ये है कि ये आपने जो है 100 रुपए की गाड़ियां खरीद ली, वो आपने 100 रुपए का लोन ले लिया, तो बैलेंस शीट पे तो 100 का लोन आ गया और 100 की कार्ड आ गई ना। क्या इस ट्रांजैक्शन से जब आपने गाड़ियां खरीदी और यूज की हैं, तो इसके बाद जो है क्या इनकम स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट आएगा इन गाड़ियों के वजह से? सर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा ना वो। सर मैं बताऊं? अच्छा इनकम इकरा आप कह रही हैं स्टेटमेंट एक्सपेंस है? सर मैं बताऊं? चलें इकरा से इंटरेस्ट एज एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट एज अच्छा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, तो क्या एक्सपेंस होगा जी? सर डेप्रिसिएशन 100 होगा एक्सपेंस। कौन कौन से एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे? डेबिट हो जाएगा। सिर्फ इनकम शीट में तो एक्सपेंस ही दिखाया जाता है ना सर। ओवैस आप बताएं। सर इंटरेस्ट एज एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने सर, अगर लायबिलिटी का interest लोन लिया recovery होगी। तो उस पे हेलो? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सर मैं बताऊं सर? बस सर अगर इंटरेस्ट सिर्फ एक्सपेंस। सर इनकम interest एक्सपेंसेस वो 10 गाड़ियों को आएगा, जो 10 गाड़ियों में लोन पे ली है। चलें तो लोन पे ही तो शायद ली है। इतने सारे लोग एक तो साथ लोन बोल रहे हैं पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि आपने जो है 10% पे लोन लिया था, तो 100 रुपए का लोन पे जो है 10% हुआ 10 रुपए, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस सर। आपके बैलेंस शीट में एक हुआ। इसके अलावा कोई चीज एक्सपेंस सर होगी? एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। वो तो हो गया, कौन सा वाला एक्सपेंस एक्सपेंस? एक डेबिट तो हो गया पेबल इंटरेस्ट क्रेडिट। एक्सपेंस। जी सर। हाँ, यस सर। यस और सर। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस होगा इसमें? नहीं सर बस ही होगा। और कोई नहीं होगा फातिमा? इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हो गया ना, इसके अलावा कोई एक्सपेंस होगा? पेबल क्रेडिट। नहीं 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 इसके अलावा कोई नहीं होगा आई थिंक। क्या कह रहा है कौन? डेप्रिसिएशन किसने कहा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। डेप्रिसिएशन सर वो तो ईयर एंड पे होगा। डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे होगा। इंटरेस्ट भी तो ईयर एंड पे लगेगा। इंटरेस्ट सर एक्सपेंस वो कौन सा पेमेंट आपको के एडवांस में ऊपर देना होगा? इंटरेस्ट तो पेबल है सर अभी। इंटरेस्ट सर टैक्स तो हमारे पास भाई इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हमेशा आपका नहीं एंड पे सर, लगता है। डेप्रिसिएशन ऐड होगा। डेप्रिसिएशन ऐड होगा। डेप्रिसिएशन भी का होगा। एक्सपेंस होता ही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी सर होगा। इंटरेस्ट भी ऐड होगा, expense add होगा। डेप्रिसिएशन बोथ ऐड होगा। सर इंटरेस्ट पेबल Add सर, होगा सर। इंटरेस्ट पेबल 10 होगा। भाई पेबल की बात नहीं कर रहा, एक्सपेंस हो गया, Payable पेबल हुआ, दो सर दूसरी जी भी चीज है वो सर अलग चीज है। दो इंटरेस्ट सर दो एक्सपेंस ऐड होंगे। एक है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट सर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन साल के आखिर में भी कर सकते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड होगा। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन आपने ऐड कर दिया, ठीक है ना? ठीक है, Yes, sir. ये आपका ठीक है। तो दो एंट्रीज होंगी आपकी इनकम स्टेटमेंट में, विच इज इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। दो एक्सपेंस होंगे आपके, और एक एसेट होगा और एक हाँ जी और तो कुछ नहीं होगा ना? नो यस सर। सर। अच्छा, कोई ऐसा तरीका है कि जिसके अंदर ये चारों एक्सपेंस ना हो और आपके पास गाड़ी भी मौजूद हो और आप उसको यूज भी कर रहे हैं? यस सर सर। मैंने सुना था कि एक हम वो करते हैं कि वो बैलेंस ऑफ शीट हम अभी बनाते हैं। एक मिनट मैं वो करते हैं नहीं करते मैं बताएं, जो जिसको इसका जवाब आता है वो हाथ खड़ा कर दे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें ये चारों एक्सपेंस आपकी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में ना हो, लेकिन आपने गाड़ी भी आपके पास हो, आप उसको यूज भी कर रहे हो, उसका सारा बेनिफिट मटेरियल बेनिफिट आप यूज भी कर रहे हो, लेकिन एक्सपेंस ना हो? जी हमजा खान।
सर जैसे करीम ऐप चल रही है, उन्होंने एक थर्ड पार्टी सोर्स ली हुई है, नॉर्मल बंदे उसमें अप्लाई करके वो सिर्फ अपने नहीं, चार्जेस वो दे रहे आपके हैं, पास तो नहीं है ना, वो थर्ड पार्टी यूज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आप यूज कर रहे हो, आपकी पोजीशन में हो, आपकी रेंटल गाड़ी है, आप गाड़ी यूज कर रहे हो। जी अरसलान, ओनरशिप होगी सर? सर ओनरशिप नहीं है ना, एक ओनरशिप नहीं है, आप यूज कर रहे हो उस गाड़ी को। अरसलान जी, सर मेंटेनेंस सर। हाँ चले इकरा इकबाल आप बताएं। सर बैलेंस शीट ऑफ का मैंने एक सुना था हाँ कि जिसमें सुना है, हम मैं वही तो टॉपिक ही है ना, ऑफ बैलेंस शीट क्या सर जी होती है, वही तो मैंने पूछा है सवाल। यही चीज आपकी रिकॉर्डिंग में सुनी थी, तो उसमें हाँ बैलेंस हम वो एक्सपेंस जो कि हम करते नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर हमें इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए हम उसके एक मतलब समझे गायबाना हम उसको कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें अपनी एक्सपेंस और अपनी इनकम का अंदाजा हो जाए बैलेंस शीट में। ऑल्दो वो चीजें होती ही नहीं है, जस्ट फॉर एक एक्नॉलेजमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वो चीज बनाते हैं, उसको हम बैलेंस अच्छा, शीट ऑफ के नाम मुझे से आता है। बताएं जी। चले इकरा इकबाल आप बताइए। इकरा इकबाल, जी ये सर। कि ऐसा कौन सा तरीका होगा कि जिसमें हम ये काम कर लें कि हमारे पास एक गाड़ी भी मौजूद हो, आपके डिस्पोजल पे भी हो, लेकिन जो है आप उसमें ये चारों एंट्रियां ना हो। जी इकरा। सर नो चले, आइडिया सर। सईद अहमद। सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन सर प्लीज। अरे मैं दोबारा, जी सईद अहमद, फहीम आरिफ। सर अगर लोन पे ना लें तो फिर इंटरेस्ट जी एक्सपेंस एक मिनट, रिकॉर्डिंग होगा। फाइन बात कर रहे हैं, प्लीज फाइन बात कर रहे हैं। जी फाइन। सर एक चीज ये कर सकते हैं कि हम अपनी इस यूटिलिटी को आउटसोर्स कर दें, और उस आउटसोर्स करने के बाद बेसिकली आपका जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अंदर कवरेज होगी इन्वेस्टमेंट की, और फिर बेसिकली ये चीज आप आउटसोर्स के थ्रू किसी और में भी कर सकते हैं। मतलब ये आउटसोर्स का मतलब मुझे सिंपल सी बात बताएं कि वो करेंगे क्या, आउटसोर्स करें, दूसरी चीज करें, वो करेंगे क्या? जी कौन बताएगा? हैं इंस्टॉलमेंट में लेंगे नहीं हो सकता? इंस्टॉलमेंट में लेंगे, इंस्टॉलमेंट में लेंगे और क्या? इंस्टॉलमेंट में तो ओनरशिप और लायबिलिटी दोनों आ जाएंगी। आउटसोर्स का जो मैं आपको वो कह रहा था, वो तो पेएबल हो जाए यहाँ पे किस। अच्छा मुझे बताएं, आउटसोर्स अगर करेंगे फाइन तो एंट्रियां क्या होगी बैलेंस शीट में? आउटसोर्स के अंदर बेसिकली आपकी सब्सक्रिप्शन होगी, और सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर आप ये इस यूटिलिटी को यूटिलाइज कर रहे होंगे, उसके अंदर आपकी सारी कवरेज भी होगी, आप यूटिलाइज भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास ना उसकी ओनरशिप आएगी और ना ही उसके एक्सपेंसेस आएंगे, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन होगी। मैं जो समझाऊं, आप ये कह रहे हैं आप रेंट पे ले लें, कोई चीज किराए पे ले लें? नहीं सर हम इंश्योरेंस पे नहीं ले सकते? इंश्योरेंस पे लेंगे तो क्या होगा? इंश्योरेंस पे आपका एसेट तो लायबिलिटी तो क्रिएट होगी ना। तो सर ये कंपनी की गाड़ी जो है, आपने कोई भी गाड़ी इंश्योरेंस पे ली है और कंपनी की गाड़ी है, तो कंपनी के लिए तो एसेट हुआ ना। सर मैं जो समझ रहा हूँ इस बात को, सर कोई लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पे जैसे बैंक से ले लें, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे वो होता है, थर्ड पार्टी आपको वो दे देती है, एक गारंटी दे देती है, लेकिन उसमें ये है ना कि आप अगर गारंटी के थ्रू आप ले लेते हैं कि यार ये इसकी वो गारंटी लेंगे तो कैश, भाई तो कैश तो आपके एसेट साइड पे पड़ा हुआ होगा ना, फिर भी वो आप बैंक के अंदर रखा हुआ होगा गारंटी का। या हम अगर इसकी इनकम अगर शो कर दें कि हमारे जो है ईयरली हम इसका इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर ये शो कर दें एडिशनल के यार। मैं सवाल ये है कि मैं कह रहा हूँ वो किस मॉडलिटी से हम चीज लेंगे कि जिसमें ये चीजें ना आए, उसका उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, यानी कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या किस मॉडलिटी में लेंगे? जी लास्ट मैं कर रहा हूँ, फिर मैं बता दूंगा। जी बिलाल आप सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर कंपनी जो है वो तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एसेट तो क्रिएट होगा ना। और कोई सर एज एन इन्वेंट्री लें सेल करने के लिए, तो सेल करेंगे तो एसेट क्रिएट होगा, और वो पैसा कहाँ से आएगा? उसको उसके लिए लोन क्रिएट होगा। कोई भी चीज आप लेंगे तो एसेट तो क्रिएट होगा ना। सेल करने के लेंगे तो लोन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा जिससे आप लेंगे? जी बहुत आसान सा एक इसका जवाब है, मैंने एक हिंट भी दी थी आप लोगों को। मैं सिंपल सी बात है, आपकी एक चीज किराए पे ले लें आप। सर वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो सर आप किसी जगह बोरो करने का बोला तो था। तो सर रेंट एक्सपेंस नहीं देना होगा तो रेंट एक्सपेंस होगा ना। अगर फॉर एग्जांपल आप गाड़ी किराए पे ले लेंगे तो क्या होगा? गाड़ी आपकी नहीं होगी तो दैट मींस गाड़ी देयर इज नो एसेट,
जब आप किराए पे लेंगे तो लोन भी नहीं होगा, जब आप कोई चीज किराए पे लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं होगा, और ना क्योंकि आपकी गाड़ी नहीं है तो डिप्रिसिएशन नहीं होगा। अकाउंट पेबल तो आ जाएगा ना इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में अकाउंट पेबल आ जाएगा। अकाउंट पेबल मेंटेनेंस तो फिर भी सर होगी। रेंट एक्सपेंस मेंटेनेंस देना तो है ना सर, रेंट तो देना ना। मेंटेनेंस भी नहीं होगी क्योंकि वो गाड़ी आपकी है ही नहीं, आप किस तरह से मेंटेन तो लंबे पीरियड की लेंगे तो मेंटेनेंस लगेगी, अगर 1 मंथ के लिए ले ली। अरे तो वो आपकी चीज ही नहीं, आप मेंटेन कैसे करेंगे? आप तो उसमें सर ये रेंट पे करेंगे। तो सर इसमें फिर हमें सिर्फ रेंट एक्सपेंस देना होगा। रेंट एक्सपेंस डेबिट मैं अच्छा अगर हम स्टेटमेंट में आता है। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल हम जो है इसको ये कहते हैं कि आपने बजाय इसके गाड़ी खरीदने के गाड़ी किराए पे ले ली, ठीक है ना, लीज कर ली, उसको हम लीज कहते हैं। तो आपने लीज की है तो क्या होगा, आपका जो है ना एसेट में गाड़ी होगी, ना उसके अगेंस्ट कोई लोन होगा, ना उसका इंटरेस्ट पे करना होगा क्योंकि लोन ही नहीं लिया आपने, और ना डेप्रिसिएशन पे करनी होगी क्योंकि आपने गाड़ी नहीं ली। आपको सिर्फ एक चीज पे करनी होगी, रेंट एक्सपेंस, और रेंट एक्सपेंस इक्वली इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। क्योंकि अगर रेंट एक्सपेंस ज्यादा होगा, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कम होगा, तो लोग क्या करेंगे, गाड़ी खरीद के रेंट पे चलाएंगे। और अगर रेंट एक्सपेंस कम होगा और इंटरेस्ट पर जब जा रहा होगा तो लोग क्या करेंगे, वो यानी कि फिर जो है ना वो लोग जो है वो रेंट पे कोई नहीं करेगा, सब लोग खरीद रहे हो। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये मार्केट इसको इक्विलिब्रियम में ले आएगी। तो रेंट एक्सपेंस जो है दैट विल बी रफली इक्वल टू बेसिकली इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। अब इस केस के अंदर क्या है कि आउटफ्लो में कोई फर्क नहीं आया, इनकम स्टेटमेंट भी उतना ही होगी, बैलेंस शीट जो है मतलब, लेकिन आपके पास कंस्ट्रक्टिव पोजीशन गाड़ी की आई भी होगी, आप गाड़ी को यूज भी कर रहे होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, कि जब आपने एक ऐसे एसेट को यूज कर रहे हैं लेकिन उसका बैलेंस शीट में नामो निशान नहीं। क्लियर सर? इसको फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से लिंक कर सकते हैं? कैसे करेंगे बताएं सर। जैसे इन्वेस्टर बैंक्स बीच में आए और बैंक आपके लिए बेसिकली जो इजारा पॉलिसीज होती हैं, हाँ इजारा भी यही है, इस्लामिक बैंक में आप रेंट पे ले रहे होते हैं। सही है, ठीक है सर। सर मेरे पास जो है हैंड रेज का इजारा के अंदर तो इजारा के अंदर तो सर हमारे पास वो चीज नहीं होती कि हम बेसिकली जितना इक्विटी पोर्शन हमारा हो चुका होता है उसके डिफरेंशियल का सिर्फ हम पे ऑफ कर रहे होते हैं, और मतलब पे ऑफ इन द सेंस के रेंट दे रहे होते हैं, रेंट दे रहे होते हैं। हाँ। और सर इजारा में लायबिलिटी होती है आपकी इंस्टॉलमेंट जो भी किराया देना है लॉन्ग टर्म। अच्छा देखें, वो टेक्निकली इजारा मैंने कह दिया था, वो इजारा का मतलब तो किराया है ना, लेकिन जो हम इजारा यहाँ यूज करते हैं ना वो फिर ऑपरेटिंग लीज नहीं कहलाती, वो फाइनेंशियल लीज कहलाती है। तो फाइनेंशियल लीज जो होती है ना, अगर वो ये IFRS जो है उसमें जो है ना ये डेफिनेशन है कि अगर कोई चीज़ कोई जो अपने यूजफुल लाइफ का 75% आपने लीज पे लिया हुआ है, और या ये कि उसमें ऐसी क्लॉज है कि आप जो है ना एंड में जो है वो चीज़ आप बाय कर लेंगे, बाय बैक की, तो ऐसी क्लॉज इसको क्लासिफाई करते हैं फाइनेंशियल लीज। तो अगर कोई चीज़ फाइनेंशियल लीज क्लासिफाई होती है तो वो जो है ना उसका एक एसेट क्रिएट होता है और उस लायबिलिटी क्रिएट होती है बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, तो इसलिए वो बैलेंस शीट पे आ जाता है। तो फाइनेंशियल लीज इसमें नहीं हो सकती, सिर्फ ये हो सकती है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब ये है कि आपने एक साल के लिए किसी से गाड़ी खरीद ली या 1 महीने के लिए गाड़ी खरीद ली, और उसके अंदर जो है वो कोई ऐसा बाय बैक एग्रीमेंट भी नहीं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? जी सर। इसमें तो सर जो सर आप कह रहे हैं उसमें तो जो भी इजारा पे जा रहा होता है वो 1 से 2 साल का प्लान देते हैं। मैं कह रहा हूँ ना इजारा जो टेक्निकली जहाँ यूज हो रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल आ सकती है एयरलाइन कंपनी ना। एयरलाइन कोई कंपनी अपनी एयरलाइन नहीं रखती, वो लीज पे लेती है। तो वो करती है क्या है कि दे आर कंपनीज जिनके पास हजारों एयरलाइन मौजूद हैं, वो बाय करती हैं और उनको लीज पे कंपनीज को, एयरलाइन कंपनीज को दे देती है, ठीक है ना। अब वो क्योंकि ऑपरेटिंग लीज होती है इसलिए जो है ना उसमें ये एग्रीमेंट होता है कि आप खरीद लेंगे, वो सिर्फ एक किराए की फॉर्म के। इस तरह के एग्रीमेंट जो ऑपरेटिंग लीज कहलाते हैं। ऐसी चीज जो है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग कहलाती है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई? ठीक है सर। तो अब सवाल ये है कि ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब फॉर एग्जांपल किसी ने जो है वो 100 गाड़ियां जो है ना ऑफ बैलेंस शीट कराई हुई है और किसी ने ऑन बैलेंस शीट कराई, कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर होगी रेशोस के हिसाब से? ऑफ बैलेंसिंग सर। ऑफ बैलेंस, क्योंकि देखें ना जिसमें 100 गाड़ियां उसने कराई हुई है तो उसका जो है ना टर्नओवर रेशो खराब आएगा क्योंकि एसेट ज्यादा है, टोटल एसेट टर्नओवर खराब आ जाएगा। डेट रेशो खराब आ जाएगा क्योंकि लोन ज्यादा लिया हुआ है, इंटरेस्ट भी लगेगा सर। TIE खराब आ जाएगा, टाइम इंटरेस्ट अर्न, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा लिया हुआ है। ये सारी चीजें जो है तीनों रेशोज जो है इसके खराब नहीं होंगे ऑफ वाले का, क्योंकि ना उसने इंटरेस्ट लिया हुआ है ना लोन है, लेकिन रिस्क उतना ही है जितना ऑन वाला ले रहा है। क्योंकि देखे ना ये भी रेंट एक्सपेंस फिक्स पे कर रहा है,
चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वो गाड़ी ने परफॉर्म किया हो, पैसे कमाए हो नहीं कराए हो, 20 रुपए ही पे करता है, उधर भी वो 20 ही पे कर रहा है। तो दैट मीन्स के ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो दोनों में सेम है, दोनों का रिस्क सेम है, लेकिन जो है एक का की रेशो अच्छा आ रहा है, एक के खराब आ रहा है। तो उसको बराबर करने के लिए EBITDA कवरेज रेशो हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अब इस पे क्या रेशो है ये मैं आपको बता दूं। तो ये जैसे टाई रेशो है, टाइम इंटरेस्ट अर्न, तो EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस है। जिसने लोन ही नहीं लिया हुआ होगा उसका टाई बेहतर होगा एज कम्पेयर टू अदर, इसका आ रहा है 7 टाइम, ठीक है ना। इसको इक्वलाइज करने के लिए करते हैं ये EBITDA कवरेज। EBITDA की मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। अब ये EBITDA के अंदर रेंट पेमेंट जो है, रेंट एक्सपेंस ऑलरेडी माइनस हो चुका है, क्योंकि वो ये डेप्रिसिएशन से पहले आता है। तो आप पहला काम क्या करते हैं, आप ऐड कर देते हैं लीज पेमेंट जो रेंट एक्सपेंस है, ठीक है, यानी कि आप उससे भी प्री रेंट एक्सपेंस पोजीशन पे ले आते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। इंटरेस्ट अगर आपने पे करना है, लीज पे करनी है, या प्रिंसिपल पेमेंट है जो कि करंट है, ये वो नहीं, प्रिंसिपल नहीं है जो आपको एंड में पे करते हैं। ये है कि अगर आपका साल का आखिरी चल रहा है और आपको प्रिंसिपल के साथ पे करना है तो वो है। फिलहाल आप इसको फिलहाल छोड़ दें, यहाँ पे अभी 0 है, लेकिन ये कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आपके पास लीज और नॉन लीज दोनों एक ही लेवल पर आ जाएंगे। तो जैसे इन्होंने किया सर था, दोबारा बताइएगा प्रिंसिपल पेमेंट्स क्या होती हैं? प्रिंसिपल पेमेंट ये होती है कि जब आपने कोई चीज लोन बोरो करके लोन लिया, 100 रुपए का आपने लोन लिया था ना, अब वो आपको 100 रुपए कभी ना कभी वापस करने हैं। तो वो जैसे 10 साल का लोन था तो प्रिंसिपल पेमेंट सिर्फ ड्यू होगी लास्ट ईयर 10th ईयर। तो अगर आप 10th ईयर में आ गए हैं तो आपका EBITDA कवरेज में प्रिंसिपल पेमेंट भी शामिल है, वरना नहीं होगा। ओके सर, ओके। सर बुक वैल्यू जो होती है वो होती है प्रिंसिपल पेमेंट। प्रिंसिपल पेमेंट वो होती है जितना आपको लोन लिया हुआ है वो वापस जितना करना है, जो बुक वैल्यू पे लोन अमाउंट है वो। ठीक है सर। तो ये जो है इससे क्या होता है, अब ये फॉर एग्जांपल ये इससे पहले वाला रेशो था जिसको हम कहते हैं टाई रेशो, वो 7 आ रहा था। दैट मींस के उनका जो इनकम है वो 7 टाइम्स इंटरेस्ट का, तो वो सेफ है। लेकिन EBITDA कवरेज रेशो आ रहा है ऑलमोस्ट 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का टाई 7 आ रहा है और EBITDA कवरेज अगर इसका EBITDA कवरेज और टाई दोनों सेम आता है तो दैट मींस उसने ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग नहीं की, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो EBIT और DA जो है यानी कि वो, यानी आप समझ लें वो आपका ऑफ एंड ऑन बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक 6 आ रहा है ऑलमोस्ट 5.9, एक 7 आ रहा है, दैट मींस कि इन्होंने ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग भी की हुई। तो वो चीज जो टाइम में कवर नहीं हो रही थी वो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग में कवर हो गई। क्लियर है जी, समझ में आई? सर तो सर वो EBITDA ये कम आना चाहिए जब हम उस पे उठा रहे हैं ऑफ बैलेंसिंग पे, तो मतलब दोनों का डिफरेंस बताएं, मतलब किसमें अच्छा अगर होगा? उसका 7 आ रहा है और इसका 6 आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो है ना आपने कुछ ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की हुई है, क्योंकि जो टाई के अंदर कवर नहीं हो रहा। ऐसी चीज आपने की हुई है जो टाई में नहीं आ रहा, इसकी वजह से है जी। सर ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या होती है? ये जो मैंने अभी बताया आपको एक्सेल में, जो मैंने बताया था कि आप एक ऐसी गाड़ी खरीद लें जिसका बैलेंस शीट में भी कोई वो ना हो और इनकम स्टेटमेंट में भी ना हो, लेकिन वो रेंट एक्सपेंस की फॉर्म में आप किराए पे ले रहे हैं, वो कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। सर वो इन्होंने इंटरप्ट कर दिया, आप मुझे बता रहे थे ना EBITDA का। अगर तो ये कम आ रहा है और टाई ज्यादा आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये 7 है, तो दैट मींस के इन्होंने जो है ना अपने बैलेंस शीट में ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की हुई है, यानी इन्होंने ऐसे एसेट लीज पे लिए हुए हैं जो रिस्क तो शेयर कर रहे हैं लेकिन वो इसमें कवर नहीं हो रहा है टाइम, तो वो वहाँ कवर हो जाएंगे EBITDA कवरेज। क्योंकि देखें ना यहाँ पे उसने 40 की लीज पेमेंट भी कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो लीज पेमेंट कर रहे हैं या रेंट पेमेंट कर रहे हैं ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की एक अलामत है। सही है, ओके सर, ओके। अगर ये 40 0 हो जाते हैं तो यू विल बी इक्वल एक तरह से जी। चले, और कोई सवाल? इकरा आपका कोई और सवाल है? नहीं सर, थैंक यू। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? जी सर मेरे पास जी बिलाल सर मेरे पास हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप ऐसे बोल दो। सर ये जो मिनी केस स्टडी 2 का पार्ट ई है, व्हाट इज कंप्यूट्रॉन्स फ्री कैश फ्लो, व्हाट आर कंप्यूट्रॉन्स नेट यूजेस ऑफ इट्स कैश फ्लो। तो सर नेट यूजेस ऑफ इट्स कैश फ्लो में जो है ना आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही।
कौन सा पेज है, पेज बताएं सर। ये जो मैंने केस 79 और 97 97 है सर, 97 98। अच्छा जी, ये है, कौन सा सवाल है सर? पार्ट ई। What are the Computron net uses of its FCF? पहले तो बताएं कि what could be the possible net uses of FCF, क्या क्या हो सकते हैं सर? इसके अंदर जो है वो डेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फॉर एग्जाम्पल आपके पास FCF मौजूद है, आप कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं जी? सर FCF तो तमाम ऑपरेशनल कॉस्ट और टैक्सेस पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है तमाम अखराजात के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी वो कहाँ जाता है FCF, सवाल ये है सर। वो तो आपकी एक तरीके से सेविंग है ना पिछले साल की। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप क्या क्या कर सकते हैं उस FCF से? सर डिविडेंड्स पे कर सकते हैं। चलें, एक यूज हो गया डिविडेंड, आप उस FCF से डिविडेंड पे कर सकते हैं। और सर असेट्स में इजाफा कर सकते हैं, असेट्स में इजाफा कर सकते हैं, कोई एसेट बाय कर सकते हैं। चलें, कोई रिटेन करके अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट सर सेल्स अपने एसेट्स को मॉडिफाई करवा सकते हैं। वो एसेट में आप मतलब वो पैसा आप अपने बिजनेस में वापस लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म। अच्छा, अब मुझे बताएं इस केस के अंदर, फॉर एग्जांपल ये जो केस है कंप्यूटरॉन, इसके अंदर FCF नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव है। अच्छा, अगर नेगेटिव है दैट मींस कि इसका FCF माइनस आ रहा है, तो दैट मींस कि जहां आप यूज कर सकते थे वहां से आपने पैसा फंड रेज किया होगा ना। तो मुझे बताएं कि इसने इन अदर वर्ड्स के इसका जो नेगेटिव FCF है वो कहां से फाइनेंस हुआ है? सर बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में अगर देखा जाए सेल्स जो है, आप बात समझ में आ रही है? इनका FCF नेगेटिव है, दैट मींस कि अगर आप पॉजिटिव होता तो आप कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर देते या आप डिविडेंड फॉर्म में दे देते। इसका तो FCF नेगेटिव है, दैट मींस कि मैंने आपको ऐसे बताया था, इट्स अ जीरो सम गेम। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव होती है तो फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग नेगेटिव हो जाती है, ताकि वो जीरो हो जाए। यानी एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से आपने उसको फाइनेंसिंग में आपने दे दिया, नेगेटिव हो जाएगी, डिविडेंड दे दिया, या आपने कोई एसेट खरीद लिया, अगेन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाएगी। अगर ऑपरेटिंग नेगेटिव है तो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव होना चाहिए ना, टू मेक इट जीरो सम गेम। तो मुझे बताएं कि कंप्यूटरॉन की क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है FCF, तो वो कहाँ से उस FCF को कवर किया इन्होंने? तो एक तो उन्होंने डेप पे किया अपने, सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सेल की थी, सेल की। तो इन्होंने पहला तो ये किया कि अब आप इसका जवाब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देखें। अगर ऑपरेटिंग नेगेटिव है तो इन्वेस्टिंग पॉजिटिव है। सर हुआ ये था कि 70% सेल इंक्रीज हुई 2015 से। नहीं, मैं सिर्फ आप कैश फ्लो को देखें ना। मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है FCF, तो क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आ रही है? पॉजिटिव ये बात समझ में आ रही। किसी ने कहा था ना सेल की है। जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया तो इन्वेस्टिंग पॉजिटिव हो गई है ना, हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई चीज सेल किया तो आपके पास इन्वेस्टिंग में अंदर आ गया, पैसा आ गया, इनफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग। दैट मींस के तो एक तो ये कि यूजेस ऑफ कैश फ्लो इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट मींस के आपने जो है वो क्योंकि सेल किया है, तो वो सेल करने की वजह से जो है आपका यूजेस जो है वो यानी कि यूज जो है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को एक तो पैसा। जब फाइनेंसिंग में क्या हुआ, पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर ये पैसा बढ़ाने के बाद इन्होंने अपने एसेट्स डबल किए तो 2016 में डिक्रीज हो रहा है। सर नेगेटिव है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की वजह से। लॉन्ग टर्म यानी कि इन्होंने क्या हुआ, ऑपरेटिंग भी नेगेटिव है और इन्होंने फाइनेंसिंग भी या पे बैक किया है या क्या किया है, डेट लिया है या पे किया है इन्होंने? लिया है सर डेट। तो लिया है तो पॉजिटिव होना चाहिए ना।
अगर पैसा लिया है तो इनफ्लो होगा ना, तो दैट मींस के ऑपरेशन में जो नेगेटिव है उससे फाइनेंसिंग। तो उन्होंने क्या किया है कि कंप्यूटरॉन नेट यूज ऑफ एफसीएफ क्या हुआ कि उन्होंने एक तो पैसा बोरो किया बैंक से और उन्होंने कुछ एसेट बेचे हैं और उससे जो है उन्होंने एफसीएफ को फाइनेंस किया। क्लियर है? यस सर। चलें और कोई सवाल? सर इसी का जो है वो सर ये जो पार्ट आई और जे है ना इसी का मनी के इसी का, अच्छा वो समझना। आई जो है मैंने बताया ना, आई और जे मैंने छोड़ दिया है अभी। जैसे मैंने पहले बात की है, टैक्सेबल टैक्सेस का मैंने डिस्कस भी नहीं किया और मैंने छोड़ दिया क्योंकि टैक्स लॉस से रिलेट करता है। टैक्सेशन छोड़ दो, ठीक है। और इसके अलावा सर मैंने आपको एक मैसेज किया था, अगर आप काइंडली वो देख लें तो, मुझे जाना था दरअसल। अच्छा, आपने मैसेज किया था, ठीक है आप चले जाएं। लेकिन ये क्या इसके अलावा कोई सवाल किसी और से? चलें ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी, एनी क्वेश्चंस स्टिल लेफ्ट? सर असाइनमेंट नंबर 2 मिनी केस 2 से जी और एच में ईवीए और एमवीए जो मार्केट वैल्यू एडेड है सर, इसका डिफरेंस बता दें कोई एग्जांपल से। ईवीए और एमवीए का फर्क आप कौन बात, आपका क्या नाम है? मारिया फारूकी सर। मारिया फारूकी। अच्छा, ये स्लाइड कौन सी है? सर 20 से 22 तक, चैप्टर 2। सर मेरा भी यही क्वेश्चन है, इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का भी जिक्र था, तो उसका भी डिफरेंस बता दीजिए। अच्छा, आप ओके सर जो एडिशनल माइक ऑन है वो बंद करवा दें, बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा, ये ईवीए, अच्छा ये बताएं कि ईवीए का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा या ये कि डिफरेंस ईवी और एमवीए में क्या है ये समझ में नहीं आ रहा? सर मुझे तो डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। ईवीए पता है आपको क्या होता है ना सर? अच्छा, जैसे ईवीए क्या होता है, देखिए ईवीए इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। दैट मींस के आपका बेसिकली इकोनॉमिक जो आपके टोटल बेनिफिट जो हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट की। तो बहुत सारे जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है वो माइनस कर देते हैं, तो ये दोनों जब माइनस करते हैं तो ये चीज बनती है, उसको कहते हैं ईवीए। एमवीए मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड मतलब जब से आपने वो शेयर इशू किया है उसके बाद से, यानी हाँ जब से आपने इशू किया है आपके पास पैसा है उस शेयर के अगेंस्ट, उसके बाद से मार्केट ने उसको कितनी वैल्यू बढ़ाई है। तो ईवीए अगर पॉजिटिव होगा तो वो एमवीए को बढ़ाएगा, ईवीए नेगेटिव होगा तो एमवीए को कम करेगा। ये इसी तरह से जैसे आपका जीपीए होता है और एक सीजीपीए होता है, अगर आपका जीपीए बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका सीजीपीए बढ़ जाएगा, सीजीपीए बढ़ेगा। और अगर आपका जीपीए कम होगा तो आपका सीजीपीए कम हो जाएगा। जहाँ पे आपका जीपीए और सीजीपीए इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो सीजीपीए का ऑप्टिमम पॉइंट होगा, जीपीए का यानी उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इंटरसेक्ट करती है वो एवरेज कॉस्ट का हाईएस्ट पॉइंट होता है। इसी तरह जहाँ जीपीए और सीजीपीए इंटरेक्ट करेगा वहाँ सीजीपीए का हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो बेसिकली ईवीए इज फ्लो और एमवीए इज स्टॉक। ईवीए ऐसा है कि जैसे टब में पानी गिर रहा है और एमवीए जो है ऐसा है कि टब में पानी कितना है। क्लियर है? सही। यस सर, क्लियर है। ठीक है सर। ये भी हो गया। और कोई सवाल? और कोई सवाल? सर ईवीए को आप किसी जो इक्वेशन दी है उसके थ्रू कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि ज्यादा क्लियर हो जाए?
इक्वेशन दी हुई है उसके थ्रू। यस सर, कोई एग्जांपल अगर आप बता दें, जैसे अभी आपने एक्सेल में बताया था वैसे। चलें ये देखें, एक स्लाइड है नंबर 23, यही देख लेते हैं। 23 What is the FEMS EVA? देखिए इन्होंने ईवीए कैलकुलेट किया है। ईवीए कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? नोपैड माइनस वैक यानी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी? परसेंटेज, यानी वैक कितना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी जो है परसेंटेज फॉर्म में मल्टीप्लाई बाय टोटल कैपिटल, तो ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ जाएगी इन अमाउंट डॉलर। तो अगर आप बेनिफिट में से नोपैड में से आफ्टर टैक्स माइनस कर देंगे तो यू विल गेट ईवीए। आफ्टर टैक्स में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेट भी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी, ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? नो सर, ये फिर से एक बार रिपीट कर दें, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। देखें ईवीए निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया ना, जो आपका बेनिफिट आ रहा है, यानी नोपैड जो है आपका प्रॉफिट है, उसमें से तमाम इकोनॉमिक कॉस्ट और नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट सब माइनस, ठीक है ना? तो अब क्या है कि आपकी कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या? इंटरेस्ट एक्सपेंस। नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, यानी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? वो है आपका कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ठीक है? अगर इन दोनों को मिला लेंगे तो बनेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक तरीका ये है कि आपने टोटल वैक निकाल लिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वो लेट्स सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% आ रहा है, तो 13% मल्टीप्लाई बाय द टोटल कैपिटल, वो आ गया 240,000। ये आपकी कॉस्ट हो गई। नोपैड में जब कॉस्ट माइनस किया तो आपका ईवीए नेगेटिव आ गया 319। तो क्योंकि ईवीए नेगेटिव है तो दैट मींस कि आपकी मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, तो यानी कि नेगेटिव ईवीए विल लीड टू लोअर एमवीए। सही है? नेगेटिव ईवीए लीड्स टू व्हाट सर? लोअर एमवीए कम हो जाएगा ना। ओके सर, थैंक यू। मार्केट वैल्यू। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? अस्मा आ रहे हो जी? सर मुझे एक चीज क्लियर करिएगा, क्या ईवीए जो है वो अकाउंट प्रॉफिट को मेजर कर सकता है या नहीं? मतलब उससे हम उसकी मेजरमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? क्या ईवीए किसको मेजर कर सकता है? अकाउंट्स प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट को। क्या उसका कोई लिंक बन सकता है अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू को अकाउंट्स की प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहें या नहीं? मतलब मेजरमेंट हो सकती है? इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा सुपर सेट है और उसके अंदर फाइनेंशियल कॉस्ट भी है और नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट भी है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट सिर्फ एक पार्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल जैसे आपने जो है लोन लेकर आपने बिजनेस शुरू किया, तो आपने जो है अगर 50,000 का लोन लिया था और टोटल बिजनेस 1,000 का है, तो वो 50,000 पे आपने इंटरेस्ट पे किया 10%, जो 5 रुपए का, तो 5 रुपए जो है आपकी कॉस्ट होगी फाइनेंशियल कॉस्ट, है ना? अगर किसी ने जो है ये पूरा का पूरा अपने जेब से दिया है तो उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसकी फिर भी कॉस्ट होगी, ठीक है ना? अगर आपने 50,000 का लोन नहीं लिया पे है, करेगा, वो सिर्फ कॉस्ट पे करेगा यानी। हाँ वो कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि सारी बात है वो पैसा कहीं से लिया है ना आपने। फॉर एग्जांपल बैंक में रखवाए हुए थे, बैंक से आपने पैसा निकाला है, तो अब आपको बैंक से जो बेनिफिट मिल रहा होगा वो नहीं मिलेगा। तो सही है। तो लेकिन ये काउंट नहीं हो रही होगी क्योंकि ये फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज अ सुपर सेट जिसके अंदर सारी कॉस्ट आती है और उसमें से एक पार्ट होता है फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है? तो यानी उसका पार्ट आ जाएगा ये, ठीक है उसका पार्ट आ जाएगा। ठीक है सर। जी अस्मा। जी अस्मा कुछ सवाल? नहीं सर, क्लियर हो गया मुझे, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट इज सहर मतीन, आपका कोई सवाल है? यस सर, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग रेशियो जो है उसको सर आप अगर एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, चैप्टर 3 में ये रेशियोज में। वो बुक में देख रही हैं आप, किस में देख रही हैं? सर मेरे पास बुक तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने पास जो है ना, जब मैं पढ़ रही थी नोट डाउन कर दिया था। स्लाइड एक मिनट में आपको चेक करके बताती हूँ।
सर स्लाइड नंबर 12 है, चैप्टर 3। ओके ठीक है। DSO डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि कितने टाइम्स जो है आपके रिसीवेबल्स है एवरेज डेली सेल्स के। और एवरेज डेली सेल्स कैसे निकालेंगे? सेल्स डिवाइड बाय 365। तो यानी पर डे आपकी सेल्स होती है, तो वो रिसीवेबल जो इस वक्त आपके पास ईयर एंड पर है टोटल, वो कितने टाइम्स हैं समझ लें कि आपकी डेली सेल्स। तो जैसे इसके अंदर आ रहा है 45.6 टाइम्स हैं रिसीवेबल्स डेली सेल्स के। तो दैट मीन्स कि आपके रिसीवेबल जो है वो 45 डेज तक आउटस्टैंडिंग रहे हैं। यानी कि आप ये समझें कि आपका जो रिसीवेबल जो है कन्वर्ट होते हैं कैश में, उसको तकरीबन 45 डेज लगते हैं, क्योंकि ऑन एवरेज किसी भी पॉइंट पे जो आपके रिसीवेबल्स होते हैं वो तकरीबन 45 टाइम्स हैं एक दिन की सेल। ये बात समझ में आ रही है? सर रिसीवेबल इन फॉर्म ऑफ कैश ही तो वैसे रिसीव होंगे हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल्स है ना। कन्वर्जन ओके देखिए आपने कोई चीज सेल की है तो वो एक रिसीवेबल्स आए और एक कैश आ गया। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो रिसीवेबल्स हैं वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए जब आपका एंड गोल क्या है, आपका एंड गोल है कि आपको कैश आए, क्योंकि जब रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट होंगे उससे फिर आप इन्वेंट्री बाय करेंगे और उसके बाद दोबारा सेल करेंगे, तो आपका प्रोसेस चलेगा बिजनेस साइकिल। जब तक आपके रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे बिजनेस साइकिल नहीं चलेगा। तो ये शो कर रहा है कि आपके रिसीवेबल्स कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये इट टेक्स अबाउट 45 डेज ऑन एवरेज टू कन्वर्ट योर रिसीवेबल इनटू कैश। तो 45 दिन तक आपका कैश फंसा हुआ है, तो आपको एक्चुअली जो फाइनेंसिंग चाहिए होती है चलाने के लिए 45 डेज की चाहिए। अगर यही 45 डेज की या 60 डेज की हो जाती है तो आपका वही दोबारा और स्लो हो जाएगा बिजनेस साइकिल, और आपको जो ज्यादा फाइनेंसिंग चाहिए होगी टू रन द बिजनेस। क्लियर है? सर ये तो क्लियर है, लेकिन ये सर इसका कोई एवरेज होता है कि इतना होना चाहिए? मतलब अगर 45 है तो किसी कंपनी की शीट्स देख के जो है कोई पॉलिसी वगैरह, पॉलिसी देखे ना, ये पॉलिसी देखे ना, ये जैसे इसका इंडस्ट्री एवरेज थी 32 डेज। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मेरिट करे ना, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे हम ये कहें कि हर इंडस्ट्री का जो है टर्नओवर डिफरेंट हो सकता है, इसी तरह हर इंडस्ट्री का DSO भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो इंडस्ट्री है डी लियोन जो है, इसका जो एवरेज आ रहा है वो 32 डेज आ रहा है ना, जबकि इसका आ रहा है 45 डेज। तो दैट मीन्स कि इसकी की जो पीयर कंपनीज हैं वो 32 डेज में रिकवर कर रही हैं और ये 45 डेज ले रही है। तो दैट मीन्स कि इसका कैश फंसा हुआ है। ठीक है, सही नेगेटिव है ना ये इनका रिजल्ट। हाँ, यानी कि ये सर ये तो मतलब सर ये DSO जो तो सिर्फ इसमें पैसे लेने में, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो DSO है ये सिर्फ इसी चीज के लिए तो काम नहीं करेगा ना कि पैसे लेने के लिए आप किसी भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे डेज काउंट हो। हाँ हाँ, मतलब ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि आपके आउटस्टैंडिंग कितने दिन में। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, और कोई सवाल? चलें, सईद आपका कोई सवाल है? सर मेरा सवाल था केस स्टडी 3 से ना, आए क्वेश्चन नंबर आए, पेज है 136। एक मिनट, आई और जे जो है ना वो मैंने आपको छुड़वा दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया ना। मैंने आपको बताया आई और जे जो टेक्स्ट के सवाल हैं तो वो हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है सईद? ठीक है सर जी, और कोई सवाल तो नहीं है सईद आपका? नहीं सर। चले मोइज, आपका क्या सवाल है? मोइज अली। पावर का बता दें, जो केस स्टडी 3 का पार्ट ई है, बेसिक अर्निंग पावर। क्या बताऊं उसके बारे में? सर थोड़ा सा रिकॉल कर दें क्या है। बेसिक अर्निंग पावर क्या होती है ये पूछ रहे हैं आप? जी जी। आप उसका रिकॉर्डिंग देखी है आपने? जी सर देखी थी। हाँ जी सर देखी थी। अच्छा, तो उसमें कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ रहे हैं, हमें पूरा लेक्चर आपको बताऊं कि क्या होता है? सर थोड़ा सा रिवाइज कर देगा थोड़ा सा। चले मैं इसके स्लाइड लगा देता हूँ।
ये देख लें, ये बेसिक अर्निंग पावर इज EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। दैट मींस के आपके EBIT यानी जो आपकी अर्निंग है वो कितना % है आपके एसेट्स का। तो बेसिकली ये बता रहा है कि आपके एसेट्स की प्रोडक्टिविटी कितनी है। जैसे ROE होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या ROA रिटर्न ऑन एसेट्स। तो बेसिकली ROA और BEP में फर्क ये है कि ROA इज नेट इनकम अपॉन एसेट्स और ये आता है इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का। तो बेसिक अर्निंग पावर और नेट इनकम में फर्क ये है कि नेट इनकम इज टोटल अर्निंग जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स शामिल हो जाता है, लेकिन बेसिक अर्निंग मींस कोर अर्निंग जो है उसके लिए EBIT अपॉन एसेट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, EBIT जहाँ यूज हो रहा है वहाँ पे हम कोर प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे हो। क्लियर है? ठीक है सर। और कोई सवाल तो नहीं है ना जी? और एनीबडी एल्स, किसी और का कोई सवाल है? सर एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी सर। सर आप नेक्स्ट क्लास प्लीज फिजिकल ऑन साइट करवा दें प्लीज, क्योंकि ऐसे जो